नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल GMV एकलव्य पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय इतिहास पार्ट 4 उसमें आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा, जिनका जन्म 1423 ईस्वी में हुआ था। माता सौभाग्य देवी, पिता मोकल, जिनकी हत्या 1433 में उनके चचेरे भाई क्षेत्रपाल के पुत्र चाचा और मेरा द्वारा कर दी गई थी। इसलिए 10 वर्ष की मात्र अल्पायु में ही महाराणा कुंभा को मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया गया। उनका शासनकाल है 1433 से 1468 तक। अब इनको जो महाराणा कुंभा है, इनको हिंदू सुल्तान कहा जाता है। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता था। हिंदू शासक होने के कारण क्यों कहा जाता था इनको। हिंदू मुगल शासकों पर विजय प्राप्त करने के कारण, मुगल शासकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, इसलिए इसको महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि मिली। महान संगीत ज्ञाता होने के कारण इसको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। विद्वानों का संरक्षण होने के लिए इनको राणो रासो कहा जाता है। अब जब बचपन में पिता का साया छूट गया तो इनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों भरा रहा। महाराणा कुंभा को शासक बनते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुंभा के पिता थे मोकल, उनकी हत्या क्षेत्र सिंह के पुत्र चाचा मेरा ने की, जो मैंने आपको बताया पहले, और मेवाड़ पर अधिकार करने की कोशिश करने लगे। जब मेवाड़ पर इन्होंने आक्रमण किया तो महाराणा कुंभा ने किसको भेजा, रणमल राठौड़ और राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजी। चाचा का पुत्र एका और महपा पंवार भागकर कहाँ चले गए बेटाओ, महमूद खिलजी, मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, उसकी शरण में चले गए। अब हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। तो 1433 में शासक बना और उसने उसको अपनी महाराणा कुंभा को वीरता से मेवाड़ शक्ति प्रतिष्ठा को बढ़ाया। कुंभा के पड़ोसी राज्य थे गुजरात और मालवा, उनसे भी युद्ध हुए। उसमें पहला है मेवाड़ और मालवा संबंध। अब मेवाड़ और मालवा में संघर्ष के क्या कारण रहे, तो संघर्ष के में कि दोनों राज्यों अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे, यानी मालवा भी अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था और मेवाड़ बढ़ाना चाहते थे। अब एक हमने प्रारंभिक घटना में देखा कि जो हत्यारे थे मोकल की, वो उसको शरण किसने दी थी, महमूद खिलजी ने। तो मालवा के शासक महमूद खिलजी ने मेवाड़ के असंतुलित विरोधी सरदार को शरण दे रखी थी। कौन कौन, महपा पंवार और चाचा का पुत्र एका, इन दोनों को शरण दे रखी थी। एक फिर कुंभा ने पत्र लिखा कि महपावर को हमको वापस लौटा दो, परंतु सुल्तान के द्वारा अस्वीकार कर दिए गई ये बात, तो उनके दोनों के बीच में संघर्ष होना असंभावी हो गया। तो फिर दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ बेटाओ, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। कब, 1437 ईस्वी में। ईस्वी में सारंगपुर नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया और चित्तौड़ ले जाया गया। 6 महीने जेल में रखा कुंभा ने, पर उसे वापस स्वतंत्र कर दिया। दूसरा है कुंभलगढ़ व चित्तौड़ पर आक्रमण। तो कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़ पर आक्रमण में महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध 1437 में पराजय हुआ। तो 37 की पराजय का बदला लेने के लिए फिर 1443 में वापस कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। किसने, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने। 43 महाराणा कुंभा ने किले के द्वार के नीचे पाण माता के मंदिर के पास दीप सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बेटाओ, दीप सिंह के नेतृत्व में एक सेना नियुक्त कर रखी थी। 7 दिन तक संघर्ष चला और खिलजी का मंदिर पर अधिकार हो गया। यानी जिन सेना रख रखी थी बाण माता के मंदिर के पास, तो उन्होंने 7 दिन तक संघर्ष किया और
एंड में हार गया, अब मंदिर पर अधिकार कर लिया। तो दीप सिंह उसके साथी मारे गए। मालवा की सेना तथा खिलजी की सेना ने चित्तौड़ के दुर्ग पर भी आक्रमण किया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। मांडलगढ़ व चित्तौड़ पर आक्रमण 1443 था। देखो बताओ, अब 1446 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ तथा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। फिर 1456 में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का अंतिम प्रयास किया, फिर सफलता नहीं मिली। तो ये हमारे 3 युद्ध है बेटाओ। एक सारंगपुर का युद्ध 1437, कुंभलगढ़ चित्तौड़ 1443 और मांडलगढ़ और चित्तौड़ 1446 1456। यह है मालवा और मेवाड़ के। अब हम आते हैं मेवाड़ और गुजरात पे। तो दोनों में संघर्ष वो कारण, दोनों महत्वाकांक्षी शासक दोनों अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। और दूसरा कारण देखो, मालवा और मेवाड़ झगड़ रहे, तो उसका फायदा कौन उठाना चाह रहा है? गुजरात को सुल्तान। तो गुजरात का सुल्तान मालवा मेवाड़ के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर मेवाड़ राज्य के प्रदेशों पर अधिकार कर लेना चाहते थे। नागौर के उत्तराधिकार की समस्या। नागौर पे 1456 में फिरोज खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र कौन बना? शम्स खां नागौर का शासक बना। परंतु फिरोज के जो छोटे भाई थे मुजाहिद खान ने नागौर पर अधिकार कर लिया। कुंभा की सहायता से शम्स खां ने नागौर पर अधिकार कर लिया, यानी दोनों के बीच में समझौता हो गया और उस कुंभा ने उसकी शम्स खां की मदद की। परंतु शम्स खां ने कुंभा के मना करने के बावजूद किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। वे प्रॉमिस किया था शम्स खां ने कि मैं मरम्मत नहीं करवाऊंगा, मरम्मत करवाना चालू कर दिया। तो कुंभा नाराज हो गया और नाराज होकर उसने उस नागौर पर आक्रमण कर दिया। अब जब कुंभा ने उस पर नागौर पर आक्रमण किया तो नागौर ने फिर क्या सोची? गुजरात को ना मित्र बनाने की सोची। तो अपनी पुत्री का विवाह उसने कुतुबुद्दीन के साथ अपनी लड़की का विवाह कर उसे सहायता की मांग की। इस पर कुतुबुद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ, यानी अपनी लड़की का विवाह कर दिया। गुजरात के शासक कौन था उस समय? कुतुबुद्दीन। तो फिर कुतुबुद्दीन आक्रमण के लिए रवाना हुआ। शम्स खां ने गुजरात की सेना की सहायता से कुंभा का मुकाबला किया, परंतु उसे पराजित होना पड़ा। यानी कुंभा ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो गुजरात की हेल्प किसने की? नागौर पर जो आक्रमण करा तो उसकी हेल्प किसने की? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ने, परंतु शम्स खां को पराजित होना पड़ा। अब दूसरा, सिरोही के देवड़ा शासक की प्रार्थना पर उसने अपने सेनापति मलिक शहबान को आबू की विजय के लिए भेजा। स्वयं कुंभलगढ़ गया, यानी स्वयं तो कुंभलगढ़ चल गया और सेनापति मलिक शहबान को कहाँ भेजा? आबू की विजय के लिए। किसने बुलाया था? सिरोही के देवड़ा शासक ने। इतिहासकार फरिश्ता क्या कहते हैं कि राणा से धन मिलने के बाद सुल्तान गुजरात लौट गया, यानी उसको धन मिल गया तो वो वापस गुजरात चला गया। अब चंपानेर की संधि। बेटा 1 नंबर का 2 नंबर पूछा जाता है, किस किस के बीच हुई चंपानेर की संधि? 1456 में हुई बेटा, ये मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच 1456 में। और किस किस के बीच में हुई? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच एक संधि हुई, जिसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? चंपानेर की संधि। इस संधि के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मेवाड़ के दक्षिण भाग पर गुजरात और मेवाड़ के खास भाग व अहिरवाड़ा पर मालवा का अधिकार माना जाएगा। यानी इस संधि के अनुसार क्या हुई? विजय प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद दक्षिण भाग पर तो गुजरात और मेवाड़ के जो खास भाग है और अहिरवाड़ा पर, उस पर किसका माना जाएगा? मालवा का। दक्षिण पे गुजरात का और मालवा का किस भाग? मेवाड़ के खास भाग अहिरवाड़ा पर। चंपानेर की संधि के बाद गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने आबू पर अधिकार कर लिया, यानी यहाँ पर किसकी विजय हो गई? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की। चंपानेर की संधि किसके बीच में? कुतुबुद्दीन के बीच में और उसके मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में। चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। अब जब आबू पर विजय प्राप्त हो गई इनकी,
तो फिर इन्होंने आगे बढ़ने की सोची, चित्तौड़ पहुंचे। महमूद खिलजी ने मालवा की ओर से मेवाड़ पर आक्रमण किया। फरिश्ता के अनुसार कुंभा ने धन देकर आक्रमण कर, फरिश्ता तो क्या कहता है कि कुंभा ने इनको धन दे दिया और विदा कर दिया, परंतु जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या कहती है इसके लिए, कीर्ति प्रशस्ति रसीपरा के अनुसार कुंभा ने दोनों सुल्तानों को पराजित कर दिया। अब मुगल शासकों पर विजय के कारण ही महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान, हिंदू बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 4 नंबर का प्रश्न बनता है, जिसको मेवाड़ साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो युद्ध के समय कला साहित्य की महत्वपूर्ण युद्ध कुंभा के समय कला व साहित्य की महत्वपूर्ण उन्नति। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल था। डॉक्टर ओझा क्या कहते हैं बेटा इसके लिए? डॉक्टर ओझा ने लिखा कि महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार यानी तलवार, कलम, लेखनी और कला त्रिवेणी का, तीनों ही चीज़ों का अद्भुत समन्वय था। इन्हें वो वीर योद्धा भी थे, साहित्यकार भी थे, कला प्रेमी भी थे, इसलिए इनको त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय कहा था। किसने कहा है? डॉक्टर ओझा ने। अब सबसे पहला टॉपिक है, अब हम इनको सांस्कृतिक, उसके लिए 2 भागों में बांटेंगे बेटा इसको, सांस्कृतिक उपलब्धि में साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में। अब साहित्य के क्षेत्र का पहला टॉपिक है उच्च कोटि का विद्वान। तो कुंभा था जो उच्च कोटि का विद्वान था, यानी कुंभा एक वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक वीर योद्धा ही नहीं अपितु एक विद्यानुरागी शासक भी था। स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। एकलिंग महात्म्य के अनुसार कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, साहित्य में बड़ा निपुण था। किसमें कहा गया है? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार। महान संगीत ज्ञाता होने के कारण उसे अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादन प्रवीणेन कहा जाता था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या बताया गया है? कुंभा को वीणा बजाने में निपुण। और संगीत का ज्ञाता होने के लिए क्या उपाधि दी उसको? अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादन प्रवीणेन। अब प्रमुख ग्रंथ जो है कुंभा के, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, दीपिका, सूर प्रबंध नामक ग्रंथ, जो किसने लिखे? महाराणा कुंभा ने। अब संगीत राज इसके 5 भाग है: पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, चंडी शतक की व्याख्या, जयदेव के गीत गोविंद, शारंग देव के संगीत रत्न। संगीत रत्नाकर। फिर नाटक में भी महत्वपूर्ण लिखे इन्होंने महाराणा कुंभा ने। मराठी यानी महाराष्ट्र की मराठी भाषा में, कर्नाटक की कन्नड़ी भाषा, मेवाड़ भाषा में 4 नाटकों की इन्होंने रचना की। कीर्ति स्तंभों के विषय में भी एक ग्रंथ रचा, उसकी शिलाओं पर खुदवाकर विजय स्तंभ पर लगवाया उसको। कुंभा का कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 भागों में बटा हुआ है। तो कौन सा ग्रंथ कितने 7 भागों में बटा हुआ? कामराज रतिसार। कामराज को कितने भागों में बांट रखा है? 7 भागों। दूसरा टॉपिक है विद्वानों का संरक्षक। कुंभा स्वयं विद्वान ही नहीं अपितु साहित्यकारों का संरक्षक था। सिद्ध कीजिए, ऐसे प्रश्न आ जाता है बेटा, समझाइए। तो ये सांस्कृतिक उपलब्धियाँ आएगी उसमें। तो कुंभा को राणो रासो की उपाधि मिली है, किसके कारण? विद्वानों का संरक्षक होने के कारण। उसके दरबार में एकलिंग महात्म्य के लेखक कान्ह व्यास और प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन रहते थे। उसके दरबार के 2 विद्वान कौन कौन थे? कान्ह व्यास जिसने एकलिंग महात्म्य लिखी थी, मंडन जिसने वास्तुशास्त्री थे। मंडन ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं बेटाओ, जिसमें प्रमुख है देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुकार नामक वास्तु ग्रंथ लिखे। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा।
मंडन के पुत्र मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कलानिधि तथा द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना। देखो, मंडन का भाई तो नाथा है जिसने वास्तु मंजरी लिखा है। पुत्र गोविंद, उसने उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका लिखी। आयुर्वेदिक के रूप में सार समुच्चय भी इसकी पुत्र ने लिखी है। उसमें रोगों के निदान उपचार की विधियां बताई गई है। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उसे क्या कहा जाता था? बागीश्वरी। क्यों कहा जाता था? क्योंकि संगीत प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी वो। कवि मेवा प्रसिद्ध रचनाकार, जिसकी रचना तीर्थमाला प्रसिद्ध है। इसके दरबार में कवि मेवा था जिसकी रचना है तीर्थमाला, वो प्रसिद्ध है। इसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे। एक इनके समय मुनि हुए हीरानंद, उनको क्या मानते थे? कुंभा गुरु मानते थे। इनको कविराज की उपाधि दी गई है, यानी कविराज की उपाधि को किसको दी गई है? हीरानंद मुनि को। अब दूसरा टॉपिक है कला के क्षेत्र में उपलब्धियाँ। ये तो हमने किसके क्षेत्र में उपलब्धियाँ देखी? साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियाँ। अब है कला के क्षेत्र में उपलब्धियाँ। तो कुंभा के समय में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला व संगीत कला के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। उसमें पहला टॉपिक है हमारा दुर्ग। तो दुर्ग, महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों, मंदिरों, राजप्रसादों, जलाशय आदि का निर्माण करवाया। कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32 दुर्गों का। उसने सिरोही के निकट बसंती का दुर्ग बनवाया और मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान का दुर्ग बनवाया। उसने 1452 में परमारों के प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ का दुर्ग कुंभा की सामरिक प्रतिभा का परिचायक है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उनकी सैनिक क्षमता का परिचायक है। इस दुर्ग का परिकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 36 किलोमीटर, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे मंदिर के बारे में। कुंभा ने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया। कुंभा कालीन मंदिरों में कुंभ शाम का मंदिर, श्रृंगार गौरी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर आदि उल्लेखनीय है। राणकपुर का जैन मंदिर भी महाराणा कुंभा के समय ही धानक शाह द्वारा बनवाया गया था। कुंभा ने कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ में अनेक राजप्रसादों का निर्माण भी करवाया। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा विजय स्तंभ, जिसका 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है। बड़ा प्रश्न आएगा उसमें तो एक टॉपिक होगा ही विजय स्तंभ। तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किस विजय के उपलक्ष्य में? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में। इसका निर्माण प्रधान शिल्पी कौन था? जेता और उसके 3 पुत्र नापा, पोमा, पूंजा की देखरेख में हुआ। इस स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट 9 मंजिला है। चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ और इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। किसमें? विजय स्तंभ में। इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश यानी पौराणिक हिंदू मूर्ति का अनमोल खजाना भी कहा जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं को सजाया व्यवस्थित संग्रहालय। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोश की संज्ञा दी है। अब इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसके मुख्य द्वार पर विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। अब महाराणा कुंभा के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है? मुगल शासकों पर विजय प्राप्त करने के लिए। सब प्रश्न तुम्हारे नोट्स में से आपको सवाल आंसर मिल जाएंगे इनके। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश क्यों कहा जाता है? अभी भी आए ही विजय स्तंभ में तो क्यों कहा जाता है? अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उत्कीर्ण होने के कारण इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। किस विजय की स्मृति में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कौन राजस्थान शासक उपलक्ष्य? महाराणा कुंभा। चंपानेर की संधि किस किस मालवा गुजरात के शासकों के बीच में। महान संगीत ज्ञाता के कारण कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादन प्रवीण। कुंभा की 4 रचनाओं के नाम।
कुंभा को राणो राशि क्यों कहा जाता है? विद्वानों के संरक्षक के लिए। दो प्रसिद्ध विद्वानों के नाम मंडन और कानव्यास। किस ग्रंथ कुंभा के समय प्रसिद्ध रचनाकार कौन था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? कुंभा द्वारा बनाए 4 दुर्गों के नाम। विजय स्तंभ को विष्णुध्वज क्यों कहा जाता है? बेटा ये सारे प्रश्न आपके इन नोट्स के द्वारा क्लियर हो रहे हैं। इन सभी प्रश्न को आप अपनी नोटबुक गृह कार्य कॉपी में करें। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो होगी जिसमें मुगल आक्रमण, उसमें हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे।